हेलो फ्रेंड्स, लीवर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मैथ के अंतर्गत पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति और ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। आज हम पढ़ते हैं इसमें दार्शनिक संख्या पद्धति के बारे में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं दार्शनिक संख्या पद्धति के बारे में। चलते हैं दार्शनिक संख्या पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम अंक कहते हैं। गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। चलते हैं, हम देखते हैं वो 10 चिन्ह कौन कौन से हैं। पहला होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो ये हमारे 10 चिन्ह हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अब इनमें से हम इसको अगर हम 0 की बात करें यानी शून्य की बात करें तो इसको हम नाम दे देते हैं असार्थक अंक। तो इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, असार्थक अंक। और जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन ग्रुपों को हम नाम दे देते हैं सार्थक अंक। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सार्थक अंक या असार्थक अंक किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो 10 चिन्हों के प्रयोग होने के कारण इस संख्या पद्धति को हम दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। तो ये हमारा क्लियर हुआ, दार्शनिक संख्या पद्धति क्या होता है, यानी 10 चिन्हों के प्रयोग होने के कारण इस संख्या पद्धति को हम दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। अब चलते हैं, हम आगे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है उसके बारे में हम जानेंगे। आगे नोट हमारा है, कहता है यदि दार्शनिक संख्या पद्धति के लगातार आने वाली 3 संख्याओं को ले लिया जाए। हम मान लेते हैं माना कि दार्शनिक संख्या पद्धति के लगातार आने वाली 3 संख्याएं, मान लीजिए एक ए है, बी है, कॉमा सी है। ये क्या है? लगातार आने वाली संख्या है। मान लिया है लगातार आने वाली 3 संख्याएं, लगातार आने वाली 3 संख्याएं। तो आने वाली 3 संख्याओं को हमने ले लिया ए बी सी। तो कहता है इसमें मध्य संख्या का वर्ग, यानी मध्य संख्या इसमें ये है, तो इसका जो वर्ग है वो कहता है इसमें पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल से 1 अधिक होगा, यानी 1 गुणा सी प्लस 1 ये कहता है। यानी अगर हम इसको कहें तो बी स्क्वायर बराबर ए सी प्लस 1, ये हमारा नोट्स कहता है कि यदि हम दार्शनिक संख्या पद्धति के लगातार आने वाली 3 संख्याओं को ले लिया जाए तो मध्य संख्या का वर्ग पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल से 1 अधिक होगा। अब चलते हैं अगर हम उदाहरण की बात करें, अगर हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई संख्या हमारे पास है 5, 6, 7। तो इसमें देखते हैं मध्य की संख्या इसमें 6 है, तो हम 6 का वर्ग करते हैं बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं 5 × 7 प्लस 1। अब इनका हम जब वर्ग करेंगे 6 का तो हो जाएगा 36 प्लस 7 पना 35 प्लस 1। आगे हम करते हैं तो 35 1 हो जाता है 36। तो यानी ये हमारी नोट्स सिद्ध होती है। अब चलते हैं अगला नोट्स की ओर। काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट्स आने वाला है। इसमें कहता है नोट्स हमारा अगला कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव विषम होता है।
दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव विषम होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें, दो क्रमागत संख्याएं हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 4, 5। तो ये कहता है दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों, अब इनका वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग फिर 5 का वर्ग का अंतर करते हैं, अंतर सदैव विषम होता है। तो 16, 4 का वर्ग करेंगे 16, 5 का वर्ग करेंगे 25। तो अगर हम इनका अंतर करेंगे तो अंतर 9 आएगा, ये माइनस न करना, इसको हम पहले रख सकते थे, इसको पिछले, तो आपको समझाने के लिए है। तो ये देखिए 9 आया, तो 9 कैसा है, विषम है। तो ये हमारी अगली नोट भी सिद्ध होती है। तो ये आपको नोट को ध्यान में रखना होगा, ये आने वाले सवालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले नोट्स की ओर। अगला नोट हमारा कहता है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 अथवा 9 होगा। अर्थात किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। मतलब ये कहता है कि अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो देखिए, अगर हम वर्ग करते हैं तो इकाई के अंक में हमेशा कौन से अंक आएंगे, 0, 1, 4, 5, 6, 9, ये अंक आएंगे। अब जैसे हम मानते हैं अगर हम 4 का वर्ग करते हैं तो देखिए 16 होता है, 16 में इकाई का अंक आया 6, देखिए 6 है। अगर हम 25 का वर्ग करते हैं तो 25 का वर्ग होता है 625। अब देखिए इकाई का अंक इसमें क्या आया, 5 आया, देखिए यहाँ पर 5 है। अब बात करते हैं हम कि 10 का वर्ग कर दें तो इसका वर्ग होता है 100, और 100 में इकाई का अंक क्या आया, 0 आया। अगर हम 9 का वर्ग करते हैं तो 9 का वर्ग आ जाता है 81, तो इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो यानी हम इन अंकों को याद कर सकते हैं कि जिस भी संख्या के अंक में, इकाई के अंक में अगर ये अंक आ रहे हैं तो वो किसी भी संख्या का वर्ग हो सकता है। तो ये हमारी नोट्स यहाँ थी। अब अगली नोट्स की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है संख्या की बात करते हैं। तो देखिए संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। संख्या यानी संख्या के अंदर हमारे पास 2 मान होते हैं, हमेशा संख्या के 2 मान होते हैं। बात करते हैं मानों की, तो पहला मान इसमें संख्या का होता है हमारा जातीय मान, और दूसरा मान होता है स्थानीय मान। तो संख्या के 2 मान होते हैं, एक मान होता है जातीय मान, दूसरा मान होता है स्थानीय मान। अब देखते हैं आगे हम जातीय मान के बारे में। जातीय मान को अगर हम बात करें इंग्लिश में तो फेस वैल्यू कहते हैं। क्या होता है, किसी भी संख्या का अंक, यानी हम किसी भी संख्या की बात करें या अंक की बात करें, यानी किसी भी संख्या या अंक का जातीय मान क्या होता है, स्वयं वही संख्या या अंक होता है। स्वयं वही संख्या या अंक होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि 7, 5, 9, 2, ये कोई संख्या में अगर पूछ ले कि 75,922 में 5 का जातीय मान बताइए। जातीय मान पूछ ले तो इसमें क्या बोल रहा है, स्वयं वही संख्या या अंक होगा। तो यानी इसमें 5 का पूछा है, तो 5 ही क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा इसका आंसर। यानी 5 ही क्या हो जाएगा, जातीय मान हो जाएगा। अगर हम बात करें जैसे कि मान लो 322 में अगर 3 का हमें जातीय मान बताना हो, तो जातीय मान स्वयं वही अंक या संख्या होगी, यानी 3 ही होगी। अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट स्थानीय मान की। स्थानीय मान किसे कहते हैं, यानी इंग्लिश में बात करें तो इसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। स्थानीय मान देखिए, दी गई संख्या में अंक जिस स्थान पर होता है उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है।
जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये कोई देखिए 7 5 9 4 2, तो देखिए 2 क्या है, किस स्थान पर है, तो ये इकाई के स्थान पर है, ये इकाई के स्थान पर है। और ये हमारा जो 4 है ये दहाई के स्थान पर है, और ये 9 हमारा सैकड़े के स्थान पर है, और ये हमारे हजारवें स्थान पर है, और ये 7 हमारा 10 हजारवें स्थान पर है। अब देखिए इकाई को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 को अगर हम इकाई कहें तो इकाई यानी इसके हम स्थानीय मान 2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान तो 4 × 1, एक जीरो बढ़ा देंगे यानी दहाई, दहाई के मतलब ये 40 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। 9 का स्थानीय मान 9 × 1, अब 9 के यहाँ पर सैकड़ा से गुणा करा देंगे तो 900 हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगर हम 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना चाहें तो 1000 यानी 1000 का गुणा करा देंगे, 1000वें स्थान पर है तो 5000 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। और हम 7 की बात करते हैं तो 7 जो है 10,000वें स्थान में है तो हम 10,000 का गुणा करा देते हैं तो ये हमारा 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। तो ये हमने स्थानीय मान निकालना सीखा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं आगे इसी से संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा कहता है 35.5876 में 7 का जातीय मान और स्थानीय मान बताइए। तो देखिए 35.5876 35.5876 में 7 का जातीय मान बताइए। तो अभी हमने बताया था कि जिसका जातीय मान पूछा जाता है वो वही उसका जातीय मान होता है। तो 7 का पूछा गया है तो 7 का मतलब जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 का जो जातीय मान हो जाएगा वो स्वयं 7 ही होगा, 7 ही होगा। अब हम बात करते हैं स्थानीय मान की। तो 7 का जो स्थानीय मान हमारा आएगा, स्थानीय मान आएगा 7 का स्थानीय मान आएगा। तो देखिए ये है गया हमारा इकाई का अंक, इधर होता है इकाई और ये होता है दहाई। तो अब देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो 7 × अब यहाँ पर उल्टा होता है, दशमलव के जितने भी अंक के बाद, यानी ये देखिए 7 के बताना है यहाँ पर स्थानीय मान, तो 7 के पहले कितने अंक हैं उतने यहाँ पर हम दशमलव लगा के 0 1 लिख कर यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर इसका स्थानीय मान हो जाएगा 0.007। इसका हुआ स्थानीय मान 0.007। तो इस सवाल का हमने जातीय मान 7 का क्या निकाला, 7, स्थानीय मान निकाला 0.007। अब हम अगला हमारा इसमें नोट्स आ रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला नोट्स हमारा कहता है कि इकाई के स्थान पर आने वाले अंक का जातीय मान और स्थानीय मान समान होता है। यानी इनका कहने का, इस नोट्स का कहने का मतलब है कि जैसे कोई संख्या है 2 5 7 8 ले लिया जाए और इसमें कहता है कि इकाई का अगर हम इसका जातीय मान और अगर हम इसका स्थानीय मान निकालें तो वो क्या होता है, वो समान होता है। निकालते हैं तो 8 का जातीय मान क्या निकलेगा, 8 का जातीय मान 8 निकलेगा। और स्थानीय मान निकालते हैं तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए जातीय और स्थानीय मान दोनों आपस में समान है, क्या है, समान है। तो ये हमारी नोट सिद्ध होती है। तो आपको नोट को ध्यान में रखना होगा। चलते हैं अगले नोट्स की ओर। अगला नोट कहता है यदि यानी यहाँ पर किसी होगा, मिस्टेक है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मानों को जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। जैसे कि मतलब हम बात करते हैं 4 5 7 2। अब सभी अंकों के हम स्थानीय मान लिखते हैं।
इसका स्थानीय मान यानी इकाई के स्थान पर है, इसका स्थानीय मान हम ज्ञात करते हैं। तो ये इकाई के स्थान पर है तो इसका हो जाएगा 2। इसका हम करते हैं तो ये दहाई के स्थान पर है तो हम दहाई से गुणा करा देंगे, यानी इसका हो जाएगा स्थानीय मान ये 5 का अगर हम ज्ञात करते हैं तो सैकड़े के स्थान पर है तो हम सैकड़ा से गुणा करा देंगे। तो अब 4000वें स्थान पर है तो इसके 1000 से गुणा करा देंगे तो इसका स्थानीय मान ये हो गया। अब ये कहता है कि अगर स्थानीय मानों को, तो ये हमारे स्थानीय मान हैं, अगर इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो यही संख्या प्राप्त होगी। चलिए जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं 2 + 70 + 500 + 4000। जोड़ लेते हैं मानों को 2 7 5 4। तो देखिए जब हम स्थानीय मानों को आपस में जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। चलते हैं अब अगला हमारा देखिए क्वेश्चन कहता है, अगला प्रश्न इसी संबंधित है कि 46.853 बराबर 46.853 बराबर 4a + 6b + 8c + 5d + 3e, तो 6a + 1c + 6e का मान बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। 46, अगर हम यहाँ पर बात करें 46 के अगर हम स्थानीय मानों को लिख लें यहाँ पर, तो देखिए 6 का जो स्थानीय मान होगा तो ये तो इकाई के स्थान पर है तो 6 × 1, 4 का 4 × 10। अब यहाँ पर 3 का अगर स्थानीय मान निकालते हैं तो 3 × दशमलव लगा के, अब देखिए 3 के पहले जितने भी अंक हों दशमलव के बाद, और 3 के दशमलव 3 के बीच में जितने भी अंक हैं उतने यहाँ पर दशमलव लगा के 0 लगा देंगे तो ये हमारा 3 का निकल आएगा स्थानीय मान। 5 का हम स्थानीय मान निकालते हैं तो 5 × 0 1 1, तो यहाँ पर 0 5 आ जाएगा। 8 का स्थानीय मान 8 × 0.1, तो ये आ गया हमारा स्थानीय मान। तो अब देखिए अगर हम इन स्थानीय मानों को हम जोड़ दें तो अब हम देखिए जोड़ते हैं। तो अगर हम यहाँ से जोड़ते हैं तो 4 × 10 + 6 × 1 प्लस पहला आया 8, तो इनको जोड़ते हैं 8 × 1 + 5 × 1 + 3 × 0 0 1 जोड़ दिया। अब देखिए ये देखिए समीकरण हमारा बन गया। अब इसकी तुलना हम इससे करते हैं तो देखिए 4 की जगह में यहाँ पर 4 मिल रहा है, तो हमारा देखिए जब 4 की जगह में 4 मिल रहा है, 6 की जगह में यहाँ पर 6 मिल रहा है, और 8 की जगह यहाँ पर 8 मिल रहा है, और यहाँ पर 5 की जगह में 5 मिल रहा है, और 3 की जगह पे यहाँ पर 3 मिल रहा है। तो हम यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि ये ए का मान यहाँ पर क्या होगा 10 होगा। तो इससे ये हो गया हमारा ए का मान, बी का मान हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1, सी का मान यहाँ पर हो जाएगा 0.1, और डी का मान यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.01, और ई का मान यहाँ पर हो जाएगा 0.001। तो यहाँ पर हमने ए बी सी डी ई के मान निकाल लिए। अब हमें बताना है 6a + 1c + 6e,
का मान बताना है तो हम रख देते हैं 6। ए का मान यहाँ पर हमने देखिए निकाला है 10 प्लस 1 इंटू सी का मान यहाँ पर 0.1 है तो 0.1 रख देंगे प्लस 6। ई का मान हमने निकाला यहाँ पर 0.001। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ पर 60 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 0.1 प्लस 0.006। फिर यहाँ पर हम जोड़ते हैं जब इन्हें आपस में तो 60.01। फिर यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर 60.00 यहाँ पर 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 60.106। हमारा आंसर क्या आया 7.016। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हुआ। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कहता है कि 275.46 बराबर 2a प्लस 7b प्लस 5c प्लस 4d प्लस 5, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, 4d प्लस 2e। यहाँ पर 56 की जगह में शायद 2 होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर 6 होगा, मतलब 2a प्लस 7b प्लस 5c प्लस 4d प्लस 6e। तो हमें 7a प्लस 9b प्लस 3d प्लस 2e का मान बताना है। चलिए हम इनका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। सीधा स्थानीय मान देखिए, यहाँ पर 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, सैकड़े के स्थान पर है तो 100 से गुणा करा देंगे, प्लस 7 दहाई के स्थान पर है तो दहाई से गुणा, प्लस 5 इकाई के स्थान पर है तो इकाई से गुणा, फिर प्लस 4 का हम निकालते हैं। जब यहाँ पर हम 4 का निकालते हैं तो 0.1 प्लस, और जब 6 का निकालते हैं तो 0.01। अब देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, यहाँ पर 6 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है। तो जब ये अंक मिल रहे हैं तो हम यहाँ पर तुलना कर सकते हैं कि ए का मान यहाँ पर क्या हो गया, ए का मान यहाँ पर 100 हो जाएगा, बी का मान यहाँ पर 10 हो जाएगा, सी का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा और डी का मान यहाँ पर 0.1 हो जाएगा। और हमारे ई का मान जो है, ई का मान यहाँ पर 0.01 हो जाएगा। अब जब हमें यहाँ पर ए बी सी डी ई का मान पता चल गया है तो अब हमें इसका मान निकालना है। 7 इंटू, अब यहाँ पर ए है तो ए का मान यहाँ पर 100 है तो 100 रख देते हैं, प्लस 9 इंटू बी का मान यहाँ पर 10 है तो 10 रख दिया, प्लस 3 डी का मान यहाँ पर 0.1 है तो यहाँ पर हमने 0.1 रख दिया, फिर प्लस 2 इंटू ई का मान यहाँ पर 0.01 है तो 0.01 रख दिया। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी यहाँ पर 700 प्लस 90 प्लस 0.3 प्लस 0.02। चलिए यहाँ पर 790 हो जाएगा जब इनको दोनों को आपस में जोड़ेंगे, प्लस जब इसको जोड़ेंगे तो 0.32, और जब इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो 790.32 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी इसका जो मान आएगा वो 790.32 आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट। हमारा अगला नोट्स कहता है कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त नई संख्या को मूल संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल सदैव 11 से विभाजित होता है। यानी 2 अंकों से बनी किसी संख्या को हम मान लेते हैं, कोई संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या 32। कहता है कि किसी संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त नई संख्या को, तो यानी अगर हम इसको बदल दें तो बदलने के बाद यानी 2 इधर आ जाए, ये अंक आपस में बदल दिए, तो पहले 32 था अब हमने 23 कर दिया।
अब कहता है जो नई संख्या को अगर इसमें जोड़ दें, अगर हम इसी में जोड़ दें तो 5 5 5 जोड़ने पर प्राप्त योगफल किससे? 11 से हमेशा विभाजित होगा। देखिए यहाँ पर 11 से विभाजित है। अब देखिए जैसे मान लो 23 ले लो, सॉरी 25 ले लो, अगर हम इसके अंकों को आपस में बदल दें तो यानी 5 पहले कर दें 2 बाद में कर दें तो ये 52 हो गई। अब इसको जो प्राप्त नई संख्या है इसको हम इसमें जोड़ दें तो यहाँ पर 77 हो जाएगा और ये हमेशा किससे विभाजित होगी? 11 से। यही हमारा नोट्स कह रहा है। चलते हैं अगले नोट्स की ओर। नोट्स अगला कहता है किसी संख्या में से अंकों का योगफल घटा दिया जाए, किसी संख्या में से अंकों का योगफल घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या सदैव 9 से विभाजित होगी। मतलब इसका कहना है कि अगर जैसे 32 है, अगर 32 में अगर हम अंकों का योग करते हैं, अंकों का योग करते हैं, अंकों का योग यानी 3 + 2 = 5, तो अंकों का योग क्या कर दिया जाए? इस संख्या में घटा दो तो 12 5 के 7 2, तो ये हमेशा किससे? 9 से विभाजित होगा। 9 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, 9 से विभाजित होगा। यानी अगर हम 25 की बात करें तो इसके अंकों का योग तो 7 होगा, तो 7 घटा दो यहाँ पर, तो जब यहाँ पर 7 घटा दोगे तो 5 2 7, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा 18, और ये हमेशा 9 से विभाजित होगा। यही हमारा नोट्स कह रहा है। तो यहाँ पर नोट्स हमारी सिद्ध होती है और इस नोट्स को आपको, ये छोटे छोटे नोट्स ही आपको काफ़ी सहायता देते हैं आने वाले सवालों में। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं अगला हमारा जो नया टॉपिक है वो है, देखिए n अंकों से बनी न्यूनतम, n अंकों से बनी न्यूनतम छोटी संख्या। अगर सवाल आ जाता है कि यानी n अंकों यानी मतलब 3 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या बताइए, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, n अंकों से बनी न्यूनतम, यानी न्यूनतम मतलब छोटी संख्या, यानी n अंकों से बनी न्यूनतम संख्या। तो इसमें क्या है? 1 मतलब n - 1 बार शून्य। यानी अगर हम आप इसके एग्जाम्पल समझिए, जैसे पूछ ले 2 अंकों से बनी, 2 अंकों से बनी, 2 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या, तो इसमें एक लिख के हम n - 1 यानी n यहाँ पर 2 है, तो 2 - 1 बराबर कितना आएगा? 1। तो एक बार क्या लिखेंगे हम? शून्य। तो देखिए ये 2 अंकों से बनने वाली क्या है? सबसे छोटी यानी है। अगर हम बात कर लें 3 अंकों से बनने वाली संख्या, 3 अंकों से बनी हुई न्यूनतम संख्या, सबसे पहले कितने? 3, यानी हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर देखो 3 अंकों से बनने वाली न्यूनतम, सबसे पहले यहाँ पर 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद फिर n - 1 बार शून्य, यानी n यहाँ पर 3 है और -1 यानी 2 बार शून्य, यानी 2 बार शून्य यहाँ पर लिख देंगे। तो यानी 3 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या क्या होगी? 100। अगर हम 4 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या की बात करें तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर n - 1 बार शून्य, यानी n की जगह में यहाँ पर 4 है, 4 - 1 यानी 3 बार शून्य लिखे थे, तो 1 क्या होंगे? 1 2 3 बार शून्य, तो ये हमारी 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या हो जाएगी। तो ये हमारी छोटी सी ट्रिक थी। अब आगे बात करते हैं अगला देखते हैं। इसमें कहता है n अंकों से बनी महत्तम संख्या। अब देखिए हमने छोटी संख्या तो बता दी कि n अंकों से बनी छोटी संख्या कैसे निकाली जाती है। अब बात आती है अगर n अंकों से बनी बड़ी संख्या बताइए, तो कुछ नहीं करना है, 9 लिख के फिर क्या करना है? n बार 9 लिख देना है। मान लो जैसे एग्जाम्पल आप समझते हैं, जैसे 2 अंकों से बनी महत्तम संख्या पूछ ले तो आपको 9 लिख देना है, और कितने बार? n बार, यानी यहाँ पर 2 अंकों से पूछ रहा है तो यहाँ पर 9 कितने बार लिख देना है? 2 बार लिख गया, 1 2। तो ये 2 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या। अगर हम बात कर लें
तीन अंकों से बनी महत्तम संख्या क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पर 9 लिख दो, फिर n बार 9 यानी कितने अंक पूछ रहे हैं 3, तो 3 बार यहाँ पर 9 लिख देना ही है। तो ये 3 अंकों की महत्तम संख्या। अगर आपसे पूछ ले 4 अंकों से बनी महत्तम संख्या, तो आपको 9 लिखना है, फिर 4 अंकों तो यानी 4 बार 9 लिख देना है। तो ये हमारा 4 बार 9 हो गया, 1 2 3 4। तो ये हमारी महत्तम संख्या ज्ञात करने की विधि थी। अगली बात करते हैं हम, इसमें कहता है n अंकों की संख्याओं की संख्या क्या है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल यानी n अंकों की संख्याओं की संख्या यानी एग्जाम्पल पूछ ले कि जैसे 2 अंकों की संख्याओं की संख्या बताओ, यानी 2 अंकों की संख्याओं की संख्या बताओ। कितनी संख्या है जो 2 अंकों से बनी है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, 9 लिख के फिर क्या कर देना n-1 यानी यहाँ पर n का मान 2 है तो 2 - 1 है यानी 1 आ जाएगा, 1 बार 0। तो यहाँ पर 9 के बाद 1 बार 0 लगा देंगे। यही इसका यहाँ पर मतलब है। तो 2 अंकों की संख्याओं की संख्या यानी 2 अंकों से बनी संख्याओं की संख्या कितनी है 90। अगर पूछ ले 3 अंकों की संख्याओं की संख्या पूछ ले तो 9 फिर n-1 बार 0 यानी 3 - 1 बराबर 2 आ जाता है, यानी 2 बार यहाँ पर 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 900 हो जाएगा। फिर अगली बात कर लें, अगर हम 4 अंकों की पूछ लें, 4 अंकों की संख्याओं की संख्या पूछ ले 4 अंकों की, तो 9 फिर n-1 बार 0 यानी 4 - 1 बराबर 3 बार 0, 1 2 3, तो 9000 यानी 4 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है 9000 है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अब इससे आगे क्लास की बात हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।